बच्चों, मैं डॉक्टर वंदना पांडे आपके हिंदी विषय की अध्यापिका हूँ। आप 9 उत्तीर्ण करके कक्षा 10 में पहुँचे हैं। नए कक्षा में आपका स्वागत है। आप अथक परिश्रम करके नए ओज और नए उत्साह के साथ पढ़ाई करिए, जिससे आपका भविष्य उज्जवल रहे और आप अपने विद्यालय का नाम रोशन करें। बच्चों, विषय की पढ़ाई के प्रारंभ करने से पूर्व हमें अपने पाठ्यक्रम के विषय के पाठ्यक्रम की जानकारी प्राप्त कर लेना अत्यंत आवश्यक होता है। आज मैं आपके सम्मुख कक्षा 10 के हिंदी पाठ्यक्रम की जानकारी प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगी। हिंदी विषय का प्रश्न पत्र 100 अंकों का होता है, जिसमें कि 70 अंक की लिखित परीक्षा होती है और 30 अंकों का आंतरिक मूल्यांकन होता है। दोनों परीक्षाओं में 70 नंबर की लिखित परीक्षा और 30 नंबर की आंतरिक मूल्यांकन परीक्षा, दोनों में अलग अलग उत्तीर्ण होना अत्यंत आवश्यक होता है। बच्चों, हिंदी में अब एक ही प्रश्न पत्र होता है। आपके पाठ्यक्रम के अनुसार प्रश्न पत्र में गद्य संकलन, काव्य संकलन, संस्कृत परिचायिका तथा खंड काव्य पर आधारित प्रश्न आते हैं। प्रश्न पत्र में सर्वप्रथम हिंदी गद्य के साहित्य पर संक्षिप्त प्रश्नोत्तर पूछे जाते हैं। इसी प्रकार पद्य साहित्य के विकास पर कुछ संक्षिप्त प्रश्न पूछे जाते हैं, जिनका उत्तर आपको देना होता है। वो अति लघुत्तरी होते हैं, 1 नंबर 2 नंबर के होते हैं। वो बिल्कुल पूरे में पूरा नंबर आपको मिलता है। अच्छे से पढ़ना चाहिए। गद्य संकलन में आगे जो है, गद्य संकलन में संकलित पाठों में से रेखांकित अंशों की व्याख्या लिखनी होती है और उस पर आधारित प्रश्नोत्तर लिखने को आता है। पहले क्या था बच्चों कि व्याख्या के लिए जो पैराग्राफ दिया जाता था, उसमें संपूर्ण व्याख्या करनी होती थी। अब कुछ महत्वपूर्ण अंश को रेखांकित कर दिया जाता है, उतने ही अंशों की व्याख्या स्पष्ट करनी होती है और उसमें संदर्भ और प्रसंग भी लिखना आवश्यक होता है। दिए हुए प्रश्नों के उत्तर भी लिखने होते हैं। इसको सही ढंग से प्रस्तुत करने के लिए आपको संपूर्ण पाठ का अच्छी तरह से अवलोकन करना अति आवश्यक होगा। यदि आप संपूर्ण पाठ को अच्छी तरह नहीं पढ़े रहेंगे तो प्रश्नों का उत्तर सही ढंग से नहीं लिख सकते हैं। इसी क्रम में बच्चों, काव्य संकलन में संकलित पाठों की कविता की व्याख्या आती है और काव्य सौंदर्य आता है। आगे है संस्कृत परिचायिका। संस्कृत परिचायिका में के पाठों में गद्यांश और पद्यांश मतलब श्लोक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना होता है। आगे गद्य तथा काव्य के कवि एवं लेखकों का जीवन परिचय लिखना होता है। रचनाएं और साहित्यिक परिचय संक्षेप में लिखना होता है। संस्कृत के पाठों में कंठस्थ किए गए श्लोक भी लिखने को आते हैं, तो आपको कुछ श्लोक भी याद करने चाहिए, क्योंकि जो प्रश्न पत्र में श्लोक आ जाता है उसको आप अपनी उत्तर पुस्तिका में नहीं लिख सकते हैं। संस्कृत परिचायिका के पाठों पर आधारित प्रश्नोत्तर भी आता है। जो पाठ के अंत में प्रश्नोत्तर दिए गए रहते हैं, उसको एग्ज़ाम में पूछा जाता है। फिर आगे है काव्य सौंदर्य के तत्व पर आधारित प्रश्न भी पूछे जाते हैं। काव्य सौंदर्य के तत्व जैसे रस, छंद, अलंकार, इन सब की उदाहरण सहित परिभाषा लिखने को आती है। आप इनका उदाहरण लिखिए, परिभाषा लिखिए पहले, फिर उदाहरण लिखिए, फिर उसको स्पष्ट करिए कि ये किस कविता में कहाँ पर इसका दर्शन हो रहा है। फिर हिंदी व्याकरण से संबंधित प्रश्नोत्तर पूछे जाते हैं, जैसे उपसर्ग है, प्रत्यय है, समास, तत्सम, वाक्य को शुद्ध करना, पर्यायवाची, विलोम, मुहावरा आदि पर संबंधित भी प्रश्न आते हैं, जो दो 4 नंबर के हुआ करते हैं। संस्कृत व्याकरण में भी इसी तरह संधि, शब्द रूप, अनुवाद, धातु रूप
आदि पूछे जाते हैं। इसके अलावा कुछ विषय दे दिए जाते हैं जिस पर आपको निबंध लिखना होता है। उसमें आपको अपनी मौलिक अभिव्यक्ति द्वारा प्रस्तुत करना पड़ता है। उस विषय के अंतर्गत आपको लिखना पड़ता है, एक निबंध आता है। और एक आपके कोर्स में, आपके पाठ्यक्रम में खंड काव्य होता है। तो इलाहाबाद में अग्र पूजा चलती है, तो अग्र पूजा खंड काव्य पर आधारित कुछ प्रश्नोत्तर पूछे जाते हैं। जैसे अग्र पूजा की कथा वस्तु लिखना। और दूसरा प्रश्न बन सकता है अग्र पूजा खंड काव्य तत्वों के आधार पर उसकी आलोचना करना। तीसरा प्रश्न हो सकता है अग्र पूजा के आधार पर प्रमुख पात्र का चरित्र चित्रण करना। तो आपकी लिखित परीक्षा 70 अंक की हो गई। इसके अतिरिक्त पूरे सत्र में आपका 3 आंतरिक मूल्यांकन भी होता है, जिसका समय पाठ्यक्रम में ही निर्धारित रहता है। पहला आंतरिक मूल्यांकन अगस्त माह में होता है। इस आंतरिक मूल्यांकन का विषय होता है वाद विवाद और भाषण करवाया जाता है, जो 10 अंक का होता है। इसमें भी पास होना, आपको इसमें भी उत्तीर्ण होना बहुत आवश्यक होता है। आप इसमें अनुत्तीर्ण नहीं हो सकते, आप इसमें अनुपस्थित नहीं हो सकते। आपको जिम्मेदारी के साथ इस मूल्यांकन को, आंतरिक मूल्यांकन को देना होता है। दूसरा आंतरिक मूल्यांकन अक्टूबर माह में होता है। इसमें व्याकरण से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। और तीसरा आंतरिक मूल्यांकन दिसंबर माह में होता है। वो सृजनात्मक निबंध, नाटक, कहानी आदि पर आधारित होते हैं। आंतरिक मूल्यांकन में बच्चों उत्तीर्ण होना आवश्यक होता है। यदि आप प्रत्येक आंतरिक मूल्यांकन में अनुत्तीर्ण, अनुपस्थित होते हैं तो लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण होते हुए भी आप उत्तीर्ण नहीं हो पाएंगे। आशा है आपको अपना हिंदी पाठ्यक्रम समझ में आ गया होगा। अब हम लोग काव्य संकलन में महाकवि सूरदास जी के पद की व्याख्या पढ़ रहे थे। जिन्होंने मेरी पिछली वीडियो न देखी होगी उसे देखकर समझ लेंगे। यदि कोई समस्या होगी, समझ में नहीं आया होगा, तो पुनः मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं और इसके आगे कल फिर पुनः इस आगे की व्याख्या समझाई जाएगी।